अच्छा, एक और लाइन इसने 2-3 दफा लिखी है, वो इसने क्या लिखा है कि ये जो कीमोसेंसिटिव एरिया ये लोकेट कहाँ पे होता है, ये बायलेटरल मेडुला, यानी कि मेडुला में दोनों साइड्स पर, बायलेटरली, ठीक है, दोनों साइड्स पर, ठीक है। और उसका बीनीथ बीनीथ द वेंट्रल मेडुलरी सरफेस, ये कौन सी सरफेस है, ये मेडुला की वेंट्रल सरफेस है। ये कौन सी सरफेस है, ये आपकी डॉर्सल सरफेस है। तो देखो वेंट्रल सरफेस के बिल्कुल नीचे, ये वेंट्रल सरफेस है ना, उसके बिल्कुल नीचे ये मौजूद है। यानी कि वेंट्रल सरफेस जैसे ही शुरू होती है, यानी कि आपके सामने आपका पेट है ना, वेंट्रल सरफेस, तो पेट के बिल्कुल नीचे जो चीज पड़ी है ऐसे, ठीक है। तो आपकी यानी कि ये ना आप कह देना किसी को जाके कि पेट के नीचे ये मौजूद है, वो मैं वैसे बता रहा हूँ कि वेंट्रल सरफेस के बिल्कुल बीनीथ मौजूद है, ठीक है। बात याद रहेगी कि उसके मेडुला में बायलेटरली मौजूद है, और उसका नाम का क्या है कि बीनीथ द वेंट्रल सरफेस। ये लाइन मैंने यहाँ पे अंडरलाइन की हुई है, इसलिए मैंने उसको वहां पे नहीं किया, बीनीथ द वेंट्रल सरफेस, ठीक है, ऑफ द मेडुला। इसीलिए मैंने आपको कहा है कि वो वहां पे नहीं है, ठीक है, कि ये जो है ना, इसको आपने ऐसे कर लेना है, ठीक है। देखो ना, दिखा भी तो रहा है, हाइड्रोजन आयन जाकर उसको स्टिमुलेट कर रहा है और फिर वो उधर से उसको सिग्नल भेज रहा है, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारी बातें बता दी, ठीक है। ये देखो, हाइड्रोजन आयंस, कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज होता है तो फिर बाद में जाकर हाइड्रोजन आयंस बना देता है, ठीक है। और वो फिर तो इस तरह से वो कहता है रेस्पिरेटरी सेंटर इज एक्टिवेटेड वेरी स्ट्रांगली बाय चेंजेस इन ब्लड CO2। अगर आप CO2 बढ़ाओगे तो आपका रेस्पिरेटरी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो जल्दी जल्दी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा, जल्दी जल्दी हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करेगा, वो फिर आगे से इवन आप अगर हाइड्रोजन आयंस को बढ़ा दो ना, मेरी बात सुनो आप, ये प्लीज बात सुनो, ये देखो, देखो इसको देखो, आपने कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाई, ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बढ़ाया, ठीक है। ये देखो अल्वियुलर वेंटिलेशन का रेट देखो, अल्वियुलर वेंटिलेशन है, ठीक है ना, ये देखो उसका रेट कितना बढ़ गया है। देखो देखो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बढ़ाया, कितना रेट बढ़ गया है, चेक करो, ठीक है। जब ऑक्सीजन को इस केस में नॉर्मल रखा हुआ है, ठीक है। अब देखो, अब अपने हाइड्रोजन आयंस को बढ़ाया है, तो यहाँ पे देखो इस नॉर्मल रेंज, ये हमारी होती है नॉर्मल रेंज, हमारी क्या, हमारी जो नॉर्मल रेंज है ना फिजियोलॉजिक पीएच की, ठीक है, उस तक तो ये बढ़े ही नहीं। ये देखो नॉर्मल क्या थी 7.3 से ये 7.4 के, ये यानी कि एरिया, ठीक है, इस दौरान तो बढ़ी ही नहीं। यानी कि आपने हाइड्रोजन अच्छा खासे बढ़ाए हैं, कभी उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी कि कहने का मतलब समझ आया यार आपको, कहने का मतलब कि आप हाइड्रोजन आयंस को भी बढ़ा लो ना, उससे फर्क नहीं पड़ता इतना। क्यों? हाइड्रोजन आयंस नहीं कर सकते ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस। चलो ठीक है, डायरेक्ट स्टिमुलस का इफेक्ट है, लेकिन वो जा नहीं ना सकते, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को रिस्पॉन्ड को कार्बन डाइऑक्साइड ने तो निकल भी जाना है, उसको क्रॉस भी कर जाना है और आगे से जाके कार्बोनिक एसिड बना के हाइड्रोजन आयंस भी बना के काम भी करा लेना है। मतलब इसने इसके बाद दोनों पैकेज हैं, क्रॉस करने वाला भी और आगे से काम कराने वाला भी, ठीक है। चलो जी, अब जरा एक और मजेदार सी बात है, वो क्या है, वो कहता है कि आपका वो जो कार्बन डाइऑक्साइड का स्टिमुलेटरी इफेक्ट है ना, वो बाद में कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ये बड़ी मजेदार सी बात है। वो भला क्या होता है, यानी कि आपका ना शुरू में तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड का जो है ना बड़ा अक्यूट इफेक्ट होता है, पोटेंट अक्यूट इफेक्ट होगा। मतलब आपने कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर बढ़ा ना, तो आपको बड़ा अक्यूट इफेक्ट होगा, लेकिन बट बाद में क्रोनिक इफेक्ट आफ्टर फ्यू डेज अडॉप्टेशन, बाद में अलबत्ता ढिला, बस 1-2 दिन के ही इफेक्ट होगा। बाद में क्या होगा, बाद में 1-2 दिन बाद नहीं उसका इफेक्ट होगा, ठीक है। आफ्टर आफ्टर 1 to 2 days, नेक्स्ट 1 से 2 दिन के बाद उसका इफेक्ट डिक्रीज हो जाएगा। ओहो या खुदाया मदद, ओहो, असल में छत पे अंधेरे पे बैठ के मैं पढ़ा रहा हूँ, कभी कोई मच्छर आता है, कभी कोई। अच्छा जी, चलो, तो ये जो है ना ये यानी कि बाद में उसका जो इफेक्ट है वो बिल्कुल डिक्रीज हो जाता है। बात समझ आ गई? अच्छा, अब हम पढ़ते हैं, यानी कि कहने का मतलब ये है कि उसका इफेक्ट एक्यूट होता है, ठीक है, क्रोनिक उसका इफेक्ट नहीं होता, यानी कि बस 1-2 दिन तक ही उसका इफेक्ट रह सकता है। इसका मतलब है बॉडी कुछ ना कुछ ऐसा करती है कि बाद में उसका इफेक्ट नहीं रहता। अब उसकी वजह सुनो, उसकी वजह ये है कि किडनी अचीव रीएडजस्टमेंट बाय इंक्रीज, किडनी उधर से बाइकार्बोनेट की को जो है ना वो बढ़ाना शुरू कर देती है, ठीक है। तो वो क्या करती है जनाब, जिससे बाइकार्बोनेट क्या करता है, वो हाइड्रोजन को क्या करेगा, बाइंड करेगा, ठीक है। ये भी ठीक है ना, और जनाबे वाला हाइड्रोजन आयंस को डिक्रीज कर देगा। बात समझ आई? बाइकार्बोनेट बढ़ेगा ना, तो बाइकार्बोनेट जाके हाइड्रोजन को पकड़ लेगा, वो इफेक्ट नहीं डाल पाएंगे। लेकिन अब फिर इसका मतलब है, फिर सर 1-2 दिन आपने फिर क्यों कहे, फिर 1-2 दिन कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा क्यों कर पाता है, कि उसकी वजह ये है कि बाइकार्बोनेट जो है ना वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस स्लो करता है। मसलन इस बात को समझो आप,
कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ा है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड ने परे से अपनी कार्रवाई डाल दी, क्योंकि वो तो ब्लड ब्रेन बैरियर को ऐसे क्रॉस करता है जैसे कोई मसला ही कोई नहीं, दरवाजा लगा ही कोई नहीं हुआ, उसने चला जाना, उसने हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस कर देने, ठीक है, 1-2 दिन उसने अपनी कार्रवाई फुल डाल के रखनी है, ठीक है। लेकिन ये है कि अगर आपका कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल नीचे जा ही नहीं ना रहा, तो फिर मसले की बात नहीं है। क्यों? तब तक जनाबे वाला किडनी के जो बाइकार्बोनेट होंगे ना, वो भी स्लोली करता डिफ्यूज कर जाएंगे ब्लड ब्रेन बैरियर में, ठीक है, और अंदर से जाकर हाइड्रोजन को पकड़ लेंगे। कहने का मतलब ये है कि पुलिस ने आते आते देर कर दी है थोड़ी सी, पकड़ लेगी पुलिस, लेकिन आने में 1-2 दिन लगाएगी। इसलिए एक बंदा 1-2 दिन ही कार्रवाई डाल सकता है, उसके बाद नहीं डाल सकता। अब ये बात याद रहेगी, ठीक है, कि बाइकार्बोनेट को जाने में, स्लोली डिफ्यूज करने में किडनी ने उनको, ठीक है, किडनी ने उनकी अब्जॉर्प्शन वगैरह को रोका ना, ठीक है, उनको अब्जॉर्प्शन रीअब्जॉर्प्शन वगैरह ज्यादा की, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, बाइकार्बोनेट वगैरह जो थे उन्होंने ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने में थोड़ा सा टाइम लगाया, स्लोली डिफ्यूज किया, ठीक है, लेकिन ये है कि पकड़ लिया उसने, 1-2 दिन के बाद उसने उसका इफेक्ट जाहिर कर दिया। आप लोगों ने नोट नहीं किया कि यार सर जी ये क्या निजाम है, आपने ऑक्सीजन की बात ही नहीं कर रहे, मतलब ऑक्सीजन को तो आपने एक तरह से साइड लाइन ही कर दिया। तो उसकी एक वजह है बच्चों, ये देखो, ठीक है, यहाँ पर मौजूद होते हैं आपके कीमो रिसेप्टर्स, ठीक है, ये यानी कि ब्लड वो उधर नहीं मौजूद, ठीक है, ब्रेन आउटसाइड ब्रेन, कीमो रिसेप्टर्स कहाँ पे मौजूद हैं, ये करोटिड बॉडी में और एओर्टिक बॉडी में। एओर्टिक बॉडी कहाँ पे, आर्च ऑफ एओर्टा है, ये आर्च ऑफ एओर्टा का लेवल है, यहाँ पर एओर्टिक बॉडी मौजूद है, इसके अंदर जो है ना वो कीमो रिसेप्टर्स मौजूद हैं। इसके अलावा एओर्टिक बॉडी में मौजूद है, जो कि ये करोटिड आर्टरी बाइफर्केशन के पर है। करोटिड आर्टरी जहाँ, करोटिड आर्टरी की जहाँ पे बाइफर्केशन होगी ना, उस पॉइंट पर बॉडी मौजूद है, इसके अंदर कीमो रिसेप्टर्स हैं। इन लोगों ने ऑक्सीजन को रिस्पॉन्ड करना है, यानी कि मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि एरिया जो ब्रेन के अंदर मेडुला के वेंट्रल सरफेस के बीनीथ मौजूद है, उसने नहीं रिस्पॉन्ड करना ऑक्सीजन को, उसके लिए उसका इफेक्ट ऑलमोस्ट जीरो है। इन कीमो रिसेप्टर्स ने रिस्पॉन्ड करना है, ऑलमोस्ट डायरेक्ट जीरो इफेक्ट ऑन रेस्पिरेटरी सेंटर, ठीक है ना, उसका इफेक्ट ही नहीं है, इवन उसका इफेक्ट कीमो रिसेप्टर एरियाज पे भी नहीं है, इस पे भी नहीं है, ठीक है ना, ये एडिशनल एरिया पर कीमो रिसेप्टर, कीमो सेंसिटिव एरिया पर, ठीक है ना, बात समझ आई, ठीक है। तो उस इसका मतलब है कि उसने, और यार कहना मैंने थोड़ा सा उसको गड़बड़ किया, ये देखो, ये जो रिस्पिरेटरी सेंटर है ना, उसका इफेक्ट ना कार्बन डाइऑक्साइड पे है, ना हाइड्रोजन पे है, ना पीएच पे है, उसने नहीं, उसका काम ही नहीं है, उसका काम है बस अपने सिग्नल पैदा करे, जो आपका है ना, क्या नाम होगा, तो इस कीमो सेंसिटिव, ये जो कीमो सेंसिटिव अलबत्ता एरिया है ना, ठीक है, तो ये वाला कीमो सेंसिटिव एरिया, ये हाइड्रोजन आयंस और कार्बन डाइऑक्साइड को रिस्पॉन्ड करता है। कार्बन डाइऑक्साइड को रिस्पॉन्ड करता है क्योंकि वो जल्दी से आके हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर देता है, और फिर हाइड्रोजन आयंस जो है ना उसको भी रिस्पॉन्ड करता है, क्योंकि ऑब्वियसली डायरेक्ट रिस्पॉन्ड उसको करना है ना उसने, ठीक है। तो लेकिन ये है कि ये कीमो सेंसिटिव एरिया हाइड्रोजन ऑक्सीजन को नहीं रिस्पॉन्ड करता, ये ऑक्सीजन को रिस्पॉन्ड नहीं करता, ऑक्सीजन को फिर कैसे रिस्पॉन्ड होगा, ऑक्सीजन का निजाम ऐसे होगा कि ऑक्सीजन की कार्रवाई डलेगी इनके जरिए, इनको जैसे ही लो ऑक्सीजन प्रेशर का पता चलेगा ना, ये देखो लो ऑक्सीजन का प्रेशर हुआ, ठीक है, लो प्रेशर कितना लो, तो जब प्रेशर जाएगा ना ऑक्सीजन का ब्लड के अंदर सिर्फ कुछ 30 से 60 30 की रेंज में, ये देखो 30 से 60 आएगा, इसका मतलब है ब्लड के अंदर काफी लेवल लो हो गया है। उस टाइम पे ये लोग जो होंगे ना, ये लोग इनके अंदर जो कीमो रिसेप्टर एरियाज है ना, जो खास कर रिस्पॉन्ड करते ही ऑक्सीजन को हैं, वो हो जाएंगे एक्टिव। वो एक्टिव होकर फिर करेंगे क्या, इसने कैरोटिड बॉडी ने अपना सिग्नल भेजना है ग्लॉसोफरिंजियल नर्व को, इसने फिर आगे से किधर जाना है, इसने उधर ही जाना है रिस्पिरेटरी सेंटर के पास, और इस एओर्टिक बॉडी ने क्या करना है, इसने अपने सिग्नल किसके जरिए भेजने हैं, वेगस नर्व के जरिए से भेजने उधर ही है। ये देख रहे हो, ये ब्रेन स्टेम में, ठीक है, ब्रेन स्टेम में मेडुला का लेवल है, ये ऊपर पोन्स का लेवल है, ठीक है, ये देख रहे हो ये मेडुला, ठीक है। तो यानी कि इन दोनों ने इन लोगों ने उसी को पास ही भेजना है इफेक्ट, लेकिन डायरेक्ट उस पे कोई इफेक्ट नहीं है कीमो रिसेप्टर एरिया वगैरह पे, ठीक है। समझ आ गई बात, फिर समझ आ गई बात, ठीक है ना। इन्होंने फिर सिग्नल किसको भेजना है, इन्होंने सेंटर को भेजना है, बात समझ आ गई। कैरोटिड बॉडी कहाँ पे मौजूद है इसमें, अच्छा, जो ज्यादा कीमो रिसेप्टर एरिया मौजूद है ना, वो कैरोटिड बॉडी में मौजूद है, ज्यादा कहाँ मौजूद है, कैरोटिड बॉडी में। अच्छा, अब एक और बात, आप लोगों का सवाल ये होना चाहिए कि सर ये जो इसका नाम क्या है, ये जो कैरोटिड बॉडी या ये है, ठीक है, अगर ब्लड का डीऑक्सीनेटेड ब्लड भी तो बॉडी में घूम रहा होता है, ठीक है, अगर इनको वो मिल गया तो ऑक्सीजन का प्रेशर उसमें कम होता है, ये तो फिर फौरी तौर पर सिग्नल भेज के तो कार्रवाई डाल देंगे। तो उसका जवाब ये है कि इन लोगों को ना, इन लोगों को
जो इन लोगों को जो आमतौर पर ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा मिलती है, ठीक है, इनको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता ही नहीं है, ठीक है, ये देख रहे हो, आर एक्सपोज ऑल द टाइम टू आर्टीरियल ब्लड, ठीक है ना, आर्टीरियल ब्लड इनको हर टाइम मिल रहा होता है, इनका जो ब्लड होता है ना, वो इनको जो मिलता है वो 20 गुना ज्यादा मिलता है, मतलब इनकी वेट के 20 गुना ज्यादा मिलता है, ठीक है, स्पेशल इनकी ब्लड सप्लाई होती है, ठीक है ना, तो बात समझ आई, ठीक है ना, उससे क्या होता है कि अगर इन्होंने थोड़ी सी, मतलब इतना ज्यादा जो इनको ब्लड मिला है, उसके अंदर से थोड़ी सी ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे भी, तो वो उसका उसका क्या होगा, उसका कोई वो देखो ना, परसेंटेज ऑफ वो टू रिमूव फ्रॉम फ्लोइंग ब्लड इज विर्चुअली जीरो, कि वो जो इसने रिमूव की होगी वो बिल्कुल थोड़ी सी होगी, तो इसके पास तो उसका मतलब ब्लड हर टाइम जो होगा वो होगा ही ऑक्सीजनेटेड। ये अच्छा यार, आपको प्लीज मेरी बात समझ आ रही है कि इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलने का क्या फायदा है? देखो, इसको ऑक्सीजन मिलेगा ही नहीं, तो इसका मतलब है कि ये लो ऑक्सीजन को सेंस ही नहीं करेगा। लेकिन अगर आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ही ऑक्सीजन थोड़ी हुई, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि देयर इज नीड टू सेंड सिग्नल टू द रिस्पिरेटरी सेंटर के भाईजान ऑक्सीजन थोड़ी है, ऑक्सीजन थोड़ी है, ठीक है। फिर अब जरूरत है, देखो ना, डीऑक्सी अगर डीऑक्सीनेटेड, इसका डीऑक्सीनेटेड तो में तो वैसे ही नॉर्मल है ना, वो तो चीज ही नॉर्मल है, इसलिए हम चाहते हैं कि इसको डीऑक्सीनेटेड ब्लड मिले ही ना, समझ आई बात? ऑक्सीजन मिलेगा उसका हमें क्या, वो तो नॉर्मल प्रोसेस है कि उसमें थोड़ी ऑक्सीजन लेवल कम होता है, ठीक है, तो बात समझ आ गई कि उसमें तो वैसे ऑक्सीजन का लेवल कम, हम चाह रहे हैं कि अगर हमारा जो नॉर्मल ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अगर उसमें ऑक्सीजन का लेवल कम हो, तो फिर ये जाके उसको बताए कि यार कुछ कुछ करो, अपने रेस्पिरेटरी सिग्नल्स को अच्छा सही करो, ऑक्सीजन हमें ज्यादा चाहिए, ब्लड में ऑक्सीजन थोड़ी है, ठीक है, बात समझ आई आप लोगों को? अच्छा जी, ये सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी हैं कि कीमो रिसेप्टर्स हैं, आउटसाइड ब्रेन है, कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है ना, ये स्पेशली ऑक्सीजन के लिए हैं, ये क्या करते हैं, ठीक है ना, ये सिग्नल रिस्पिरेटरी सेंटर को ही भेजते हैं, और ठीक है ना, मोस्ट कहाँ पे है, कैरोटिड बॉडीज में है, ठीक है, और अच्छा, ये देखो, ये देखो, देखो, ये देखो, कैरोटिड बॉडी ने जो सिग्नल भेजा है, वो कैरोटिड बॉडी ने, ये जो नर्व जा रही है इसको हम हेयरिंग नर्व्स कहते हैं, हेयरिंग नर्व्स, यानी कि हेयरिंग नर्व्स के जरिए से ग्लॉसोफरेंजियल नर्व ये जा रही है, तो यानी कि इसको पहले इधर से हेयरिंग नर्व के जरिए से ग्लॉसोफरेंजियल को भेजते हैं, फिर ग्लॉसोफरेंजियल आगे जाती है, ये डायरेक्ट वेगस नर्व को देता है, ठीक है, वेगस नर्व के जरिए से अपना सिग्नल भेजता है, ठीक है। अच्छा, एक और बात, अब आप लोगों का सवाल होना चाहिए कि सर आखिर ऐसा क्यों, कोई ऐसी वजह, क्या आप मुझे कहें कि उस पे ऑक्सीजन का इफेक्ट होता है, ऑक्सीजन का इफेक्ट नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड का इफेक्ट होता है, सर कोई वजह, कोई अकल का कोई तो तकाजा लगाए ना, कोई तो गाल अकल वाली हमें समझ लगे कि ये कैसा क्यों है, कोई तो वजह होगी, तो बॉडी एवं नहीं है कि उसने कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोलर बनाया हुआ है, ऑक्सीजन को कंट्रोलर नहीं बनाया हुआ, उसकी वजह आप समझो। मैंने आप लोगों को जब हीमोग्लोबिन एज ए बफर बताया था, तो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि 104 का प्रेशर होता है ना अल्विलाई के अंदर, ठीक है, अल्विलाई के अंदर 104 का प्रेशर होता है, उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि जो है ना, आपका आपका ब्लड आता है, ठीक है, और उसका नाम क्या है, ठीक है, मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि इन द एंड जो आपके टिश्यूज होते हैं उसको 5 ml ब्लड दे दिया जाता है, 5 ml ऑक्सीजन दे ही दी जाती है, ठीक है, यानी कि आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर कुछ चेंज आता रहे, उससे अल्विलाई के प्रेशर के अंदर बेशक चेंज आता रहे, ठीक है, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर या आपका अल्विलाई का प्रेशर चाहे जितना मर्जी बढ़ जाए, चाहे जितना मर्जी कम हो जाए, इवन ये कि आपका वो जो प्रेशर है ना, ठीक है, तो वो चाहे 60 पे आ जाए, चाहे आपका 1000 पे चला जाए बाहर, यानी कि अल्विलाई के लेवल पर देखो ना, अल्विलाई के अंदर प्रेशर एटमॉस्फेयर से ही आता है ना, अल्विलाई के पास कहाँ से आई ऑक्सीजन, बाहर से ही आती है, ठीक है, तो वो आप बेशक 60 कर दो, बेशक 1000 कर दो, उससे होना क्या है, उससे वो बात मैंने आप लोगों को पहले उधर चैप्टर में बताई हुई है कि वो जो ब्लड क्या होगा, थोड़ा कम सैचुरेट हो जाएगा, लेकिन इन द एंड उसने 5 ml ऑक्सीजन टिश्यूज को पहुंचा ही लेनी है, ठीक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के केस में ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पीछे से हवा थोड़ी भी है या हवा का प्रेशर थोड़ा भी है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू को पहुंच जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड देखो ना, ठीक है, अगर आपका प्रेशर चाहे 60 हो चाहे 1000 हो, एडुकेट डिलीवरी ऑक्सीजन कैन अकर डिस्पाइट चेंजेस इन लंग वेंटिलेशन, ठीक है, मतलब आपके लंग के अंदर वेंटिलेशन चाहे कम भी हो, मतलब जैसे वो 104 का प्रेशर आना था, चाहे वो 60 का भी हो जाए, कोई मसला नहीं, क्या होगा, ज्यादा ज्यादा क्या हो जाएगा, आपका वो हीमोग्लोबिन थोड़ा कम सैचुरेट हो जाएगा, जिसने 104 पे कितना सैचुरेट होना था, वो को 98 97% सैचुरेट होना था, थोड़ा कम सैचुरेट हो जाएगा, फिर क्या होगा, थोड़ी कम ले आएगा, हाँ, थोड़ी सी, लेकिन
जो उसने 19.4 उठानी थी वहां पे, और ठीक है, अपने 100 ml के अंदर 17 उठा लेगा, 18 उठा लेगा, ठीक है, उधर से आके 5 ml दे देगा, बस इतना ही होगा ना। 5 ml तो पहुंच जानी, 5 ml पहुंच जानी। अगर सपोज बहुत ज्यादा हो जाता है, आपका प्रेशर बहुत ज्यादा होगा जी, 1000 पे चला गया, फिर क्या होगा? उसने वो पहले ही 97-98% सैचुरेट है, उसने 100% ज्यादा तो वैसा भी नहीं होना, फिर भी उसने 5 ml जाके टिश्यू को देगा नहीं है। लेकिन इसका मतलब है वो तो 5 ml मिल ही रही है, लेकिन ये काम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ऐसे नहीं है। आपकी आपका वेंटिलेशन यानी कि ठीक है, अगर वो थोड़ी भी कम हुई, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल तो आपके ब्लड और टिश्यूज के अंदर बढ़ जाना है ना। समझ आई बात? समझ आई कि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर प्रोड्यूस हो रहा है ना, टिश्यूज में प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अगर बाहर से वो वेंटिलेशन उतनी नहीं होगी, ठीक है, तो वो बाहर ही नहीं निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज और ब्लड के अंदर बढ़ जाएगी। देखो ब्लड गया कि यार मैं लंग्स को जाके कहता हूँ कि तुम, लेकिन आगे से अगर वेंटिलेशन थोड़ी हुई तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल तो फौरन बढ़ जाना है। तो इसलिए जरूरी है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़े तो फौरी तौर पर हमें पता चल जाए, फौरी तौर पर सिग्नल ब्रेन को जाए कि यार ओहो मसला है, ठीक है, तुम वेंटिलेशन बढ़ाओ ताकि कार्बन डाइऑक्साइड निकले, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड निकले। तो इसलिए वो उसने पूरा एक कंट्रोलर कार्बन डाइऑक्साइड को रखा हुआ है, ऑक्सीजन को नहीं रखा हुआ, ठीक है, क्योंकि वेंटिलेशन से ऑक्सीजन को मिलने में कोई फर्क नहीं पड़ना। ऑक्सीजन ने 5 ml आ ही जाना है, ऑक्सीजन के मसला नहीं बनना, मसला कार्बन डाइऑक्साइड के वजह से बनता है कि अगर वेंटिलेशन लो हुई तो उसका ब्लड में और जो आगे वाला ये टिश्यूज में उसका प्रेशर बढ़ जाना है, ठीक है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि रेगुलेटर कार्बन डाइऑक्साइड बने, ठीक है, समझ आ गई बात? अच्छा, अब यहाँ पे एक और बात है, ठीक है, ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी लेकिन चलो बता ही देता हूँ। अच्छा, अब पता क्या है, अब आप लोग सोचेंगे कि सर फिर इसका नाम क्या है, ये जो है ये ये इसको जिस तरह से ब्लड मिल रहा है, अगर उसमें, ठीक है, अगर उसमें उसका नाम क्या है, आप कहते हो कि अगर सपोज इसको ऐसा ब्लड मिला जिसमें ऑक्सीजन का प्रेशर थोड़ा था, तो ये सिग्नल भेजेगा। तो क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन के लिए कोई सिग्नल नहीं भेजता? उसको भी तो एक्सपोज होता है। देखो ना, एक चीज जो है वो कम ऑक्सीजन का प्रेशर, कहानी के वेंटिलेशन कम है, ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो गया, तो ऑब्वियसली क्या उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज्यादा नहीं हुआ होगा, ठीक है, तो क्या ये उसको रिस्पॉन्ड नहीं करता? तो बात ये है कि ये उसके लिए रिस्पॉन्ड, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो डायरेक्ट ज्यादा रिस्पॉन्ड करता है, मच मच पावरफुल वो जो करता है ना कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वो उसी के जरिए से करता है, ठीक है ना, ठीक है। कि वो जो हाइड्रोजन आयन और जो कार्बन डाइऑक्साइड ने जो इफेक्ट डालना है ना, उन्होंने सेंट्रल के जरिए से ज्यादा डालना है, ठीक है, इसके जरिए से उन्होंने ज्यादा नहीं डालना, लेकिन इसके जरिए से उन्होंने तेज इफेक्ट डालने हैं, 5 टाइम्स रैपिड। बात समझ आई किसी को आई हो? देखो, एक है इफेक्ट जो सेंट्रल के जरिए से डाल रहा है, मतलब जो कीमो सेंसिटिव एरिया से जाने के आगे सिग्नल जा रहा है, वो है सेंट्रल इफेक्ट। ये है पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर यानी कि पेरिफेरल रिसेप्टर, ठीक है। हमने पहले सेंट्रल के बारे में ये पढ़ा कि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड वहां पे ज्यादा इफेक्ट डालता है, हाइड्रोजन आयन भी इफेक्ट डालता है, लेकिन वो जो है ना वो डायरेक्ट इफेक्ट डालता है, और अगर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई तो फिर उसने भी इफेक्ट डाल लेना है, ठीक है। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन अगर, ठीक है ना, ये देखो, अगर आपने पीएच बहुत लो कर दी तो फिर वो उसने भी उधर से निकल के उसने भी इफेक्ट डाल देना है, ठीक है। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन आयन और कार्बन डाइऑक्साइड का इफेक्ट है उस पे, किस पे? सेंट्रल पे, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रल लिखो, यहाँ पे पेरिफेरल लिखो। सेंट्रल के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड का तो बहुत क्विक है, ठीक है, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली हाइड्रोजन आयन के जरिए से, ठीक है। हाइड्रोजन आयन का डायरेक्ट कोई नहीं है, ठीक है, मतलब ये कि अगर उनकी कंसंट्रेशन बढ़ाई तो क्योंकि ब्लड ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो इसलिए डायरेक्ट उतना नहीं है, लेकिन कंसंट्रेशन बहुत बढ़ गई तो फिर वो भी इफेक्ट डाल लेगा, फिर वो भी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर ही लेगा। इजीली नहीं कर सकता लेकिन कर तो सकता है ना, अगर कंसंट्रेशन बहुत बढ़ गई तो। हम जो कह रहे हैं ना कि हाइड्रोजन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता, उसकी ये वजह नहीं है कि बिल्कुल नहीं कर सकता, उसका ये है कि नॉर्मल रेंज में नहीं कर सकता। अगर आपने कंसंट्रेशन अन्य वाई बढ़ा दी तो फिर वो कर ही जाना है उसने, ठीक है। लेकिन ये है कि आपका जो ऑक्सीजन है ना वो सेंट्रल पे उसका इफेक्ट है ही कोई नहीं, ठीक है। अब आ जाता है पेरिफेरल पे। पेरिफेरल पे ऑक्सीजन का इफेक्ट बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है, ठीक है। पेरिफेरल का मतलब है ये कीमो रिसेप्टर्स और हाइड्रोजन आयंस और कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे ये है कि इफेक्ट थोड़ा है, इफेक्ट थोड़ा है, पावरफुल नहीं है, ठीक है। पावरफुल जो है वो उसका उधर ही है सेंट्रल में, लेकिन यहाँ पे जो जितना भी उसका इफेक्ट है थोड़ा, लेकिन है बहुत रैपिड, 5 टाइम्स रैपिड है,
ठीक है, उसकी निस्बत जो उसका सेंट्रल में है। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि जैसे ही आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो वो जो तो उस टाइम पे क्या होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को फौरन रिस्पॉन्ड कर लेता है। समझ आई बात? आपने एक्सरसाइज करनी शुरू की, ऑनसेट ऑफ एक्सरसाइज शुरू की, अब कार्बन डाइऑक्साइड, अब उतनी वेंटिलेशन का रेट उतना नहीं है ना। वेंटिलेशन अभी आपको इतना वेंटिलेशन का रेट अभी आपका नॉर्मल ही है, बिल्कुल। आपके कार्बन डाइऑक्साइड आपके अंदर ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है। तो जो डायरेक्ट जो जल्दी से हम चाहते हैं कि जल्दी पता चले उसको रिस्पिरेटरी सेंटर को कि यार उसका नाम क्या है, कि जल्दी जल्दी वेंटिलेशन बढ़ाओ। तो वो जो जल्दी वाला काम है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड इसके जरिए करता है, ठीक है, इसके जरिए, इनके जरिए, यानी कि इधर से जो उसका इफेक्ट है वो इफेक्ट मान्यूट होता है, लेकिन होता बहुत रैपिड है, ठीक है। और वहां पे ये है कि वहां पे उसका इफेक्ट जो है ना वो पावरफुल बहुत है। यहाँ से इफेक्ट मान्यूट है लेकिन है बहुत रैपिड। तो इसलिए एट द ऑनसेट ऑफ एक्सरसाइज ये भी हेल्प करता है, ठीक है, ऑनसेट ऑफ एक्सरसाइज पे, ठीक है। एट द ऑनसेट ऑफ एक्सरसाइज हमें ये चाहिए होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को ना वो रैपिडली रिस्पॉन्ड करे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का वो जो है ना टॉपिक कंप्लीट हुआ। हाँ जी, एक आध मिनट सांस ले लेते हैं, जैसे ही इंशाल्लाह ताला आपका ये मीटिंग एंड होगी आपका लेक्चर एंड हो जाएगा, ठीक है। एक आध मिनट आप लोग सांस ले लें। कल मैं म्यूकस वाली बात आप लोगों को बता रहा था कि म्यूकस के दो काम होते हैं। एक ये कि इसने उसको मॉइस्ट रखना होता है आपकी रिस्पिरेटरी पैसेज को, म्यूकस लाइनिंग द रिस्पिरेटरी पैसेज एंड एक्शन ऑफ द सीलिया टू क्लियर द पैसेज वेज। मतलब अगर आपके पैसेज वे के अंदर आपका म्यूकस आ जाए तो उसकी फिर पैसेज वे के अंदर पैसेज वे को क्लियर कैसे किया जाता है, ठीक है। म्यूकस के ये तो दो काम हो गए, एक तो इसने मॉइस्ट रखना है उसको, और दूसरा ये कि उसने उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या करना है, उसने उसने अगर कोई पार्टिकल आ गया तो उसने उसको ट्रैप भी करना है। लेकिन अगर आपके रिस्पिरेटरी पैसेज के अंदर म्यूकस आ गया तो उसने फिर कैसे पैसिफिक खाली कैसे होता है, क्लियर कैसे होता है? वो इस वजह से कि उसके अंदर जो एपिथेलियम होती है ना रिस्पिरेटरी पैसेज के अंदर, वो सिलिएटेड होती है। उससे ये होता है कि एक एपिथेलियल सेल पे 200 सीलिया मौजूद होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो सीलिया का आपको पता है पावर स्ट्रोक होता है, यानी कि एक डायरेक्शन होती है पावर स्ट्रोक की, ठीक है। यानी कि जैसे आप झाड़ू लगा रहे हो यार, तो झाड़ू एक डायरेक्शन में लगा रहे हो ना, या इस तरफ लगा रहे हो या उस तरफ लगा रहे हो, तो जो जिस डायरेक्शन में आप झाड़ू मार रहे हो वो आपके पावर स्ट्रोक की डायरेक्शन है, ठीक है। तो वो जो उसकी डायरेक्शन होती है वो टुवर्ड फेरिंग्स होती है, ठीक है। अब ठीक है, अब टुवर्ड फेरिंग्स का क्या मतलब है कि आपके ये इधर हलक की तरफ, उससे क्या होगा कि आपका फौरन या तो आप उसको swallow कर जाओगे, ठीक है, या फिर आपको क्या होगा कि वो आप उसको आपको खांसी आएगी हल्की सी, आपका वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। जो आपका म्यूकस है, ठीक है, यहाँ से देखो, सपोज यहाँ पे है आपका म्यूकस, आप सिलेटेड एपिथेलियम इसको आहिस्ता 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 इधर 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 ले आएगा, ठीक है। आपके नाक के अंदर सपोज आपका आ गया है म्यूकस, नाक की भी तो लाइनिंग रिस्पिरेटरी पैसेज में आती है ना, तो उसने इस तरफ करना है, उसने इस तरफ करना है, इसने इस तरफ करना है। बात समझ आई कि यहाँ से जो जाना है ना, बात यहाँ से जानी है ऊपर, इसने बीट करना है ऊपर की तरफ, ऊपर की, ओहो मैं क्या करता हूँ, इसने ऊपर की तरफ करना है और इसने इस तरफ करना है, यानी कि नाक वालों ने नीचे की तरफ बीट करना है और बाकियों ने ऊपर की तरफ बीट करना है, बट इन द एंड डायरेक्शन होनी चाहिए फेरेंस की तरफ, ठीक है। बात क्लियर हो गई? यहां से मैंने आप लोग क्या बताया था कल कि रिस्पिरेटरी पैसेज को ओपन रखने के लिए आपके ट्रेकिया के पास क्या होती है, सी शेप कार्टिलेज, आपके ब्रोंक्यूल्स, आपके ब्रोंकाई के पास क्या होता है, कार्टिलेज प्लेट्स होती हैं जो उसको ओपन रखती हैं। आपके ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के पास क्या होता है, यही ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर होता है जो कि उसको एक्सपेंड रखता है, उसको ओपन रखता है, ठीक है। ये बेहतरीन समझ है ना आप लोगों को, है ना, कि ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर कैसे ओपन रखता है। क्या ख्याल है, सक्शन के जरिए, प्लूरल प्रेशर के जरिए? बातें आप भूलनी नहीं है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर किधर ह्यूमेकल्सूम, कि वो रिकॉइल ही होता है? इतना आसान है? तो उसको बताओ जरा ये कैसे एक्सपेंड फिर वो कैसे कर रहा है? रिकॉइल तो उसको बंद कराता है, ठीक है। चलें खैर, ठीक है ना। अच्छा जी, यहाँ पे अब आ जाएं, ठीक है ना। ते
अच्छा वाल और कंपोज, ठीक है ना। अच्छा अब यहाँ पे मैं यहाँ ये बातें बता रहा था मैं कि इनकी जो वाल्स होती है ना ट्रेकिया ब्रोंकाई वगैरह की, ठीक है ना, जहाँ पे वो नहीं ना होते कार्टिलेज, यानी कि जहाँ पे कार्टिलेज नहीं होता, हमने कहा था ना कार्टिलेज होता है, ठीक है, तो सी शेप के अंदर जैसे सी है ना, सी है, जहां तक तो कार्टिलेज है वहां तक तो ठीक है, जहां पे जिन जगहों पर कार्टिलेज नहीं है ना, वहां पर क्या होता है, वहां पे ये होते हैं स्मूथ मसल्स होते हैं, ठीक है। और ब्रोंक्यूल्स के अंदर तो ऑलमोस्ट होते ही, क्योंकि ब्रोंक्यूल्स के अंदर हमने पढ़ा कि उसके अंदर कार्टिलेज नहीं है, तो वो तो सारे का सारे ही क्या है, यानी कि हम उसकी वाल्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वो सारे का सारा क्या स्मूथ मसल्स हैं, ठीक है। तो वो जो उनकी कंस्ट्रिक्शन हो रही होती है ना, नर्विंग जो ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज में हो रही होती है, वो कैसे होती है, कॉन्ट्रैक्शन से स्मूथ मसल्स की, ठीक है। तो बात समझ आई कि यानी कि कहने का यार मतलब ये था कि इनके अंदर क्या है, स्मूथ मसल्स है ना ब्रोंक्यूल्स वगैरह के अंदर, और बाकी ट्रेकियर ब्रोंकाई के अंदर भी हैं। तो जो हमने ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेस पढ़ी थी, जिसमें हमने कहा था कि वो नैरोइंग हो जाती है, तो वो कैसे होती है, वो एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उनकी वाल्स के अंदर मौजूद है। ऑब्वियसली यार ये सारी बातें आपको पता है, ठीक है ना, कि वो स्मूथ मसल ने कॉन्ट्रैक्ट कर जाना है, पता तो है आप लोगों को, ठीक है। सारा वो ल्यूकोट्राइंस वगैरह वाली बातें कितनी दफा मैं बता चुका हूँ, स्लो रिएक्टेंट सब्सटेंसेस और ल्यूकोट्राइंस ये वो, ठीक है, अस्थमा वाली बातें, ठीक है, वो उनको आप खुद रिलेट करना भी सीखें, ठीक है। अच्छा खैर, अब ये बात बड़ी मजे की है, ये पता क्या है, वो कहता है कि एक तो अब जो एयर फ्लो में जो रेजिस्टेंस है, जो आपकी नॉर्मली जो रेजिस्टेंस आ रही होती है ना, वो वो जनाबे वाला ना आपकी लार्जर ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की वजह से होती है, ठीक है ना, आपके छोटे ब्रोंक्यूल्स की वजह से नहीं होती। जो लार्जर ब्रोंक्यूल्स और जो ब्रोंकाई होते हैं ना, इनके ब्रोंकाई से आगे ब्रोंक्यूल्स बनने होते हैं, तो जो नॉर्मली जो रेजिस्टेंस होती है ना, वो छोटे पाथवेज की वजह से नहीं होती, नॉर्मली रेजिस्टेंस गलियों की वजह से नहीं होती, बल्कि बड़े बड़े रोड पे होती है, बड़े बड़े रोड्स पे होती है, ठीक है। ये बात समझ आ गई। अच्छा इसकी वजह उसने क्या बताई, उसकी वजह उसने ये बताई कि भाई ब्रोंकाई तो दो होते हैं, ठीक है, ब्रोंकाई कितने होते हैं, दो होते हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि उसका नाम क्या, यानी कि ब्रोंकाई यानी कि उसने थोड़े होते हैं ना, फ्यू होते हैं, ठीक है, एक साइड पे दो होते हैं। तो बहरहाल ना, लेकिन ये कि टर्मिनल ब्रोंक्यूज कितने होते हैं, को 65,000, ठीक है, 65,000 टर्मिनल ब्रोंक्यूज होते हैं, थ्रू ईच ऑफ विच ओनली माइन्यूट अमाउंट ऑफ एयर मस्ट पास, यानी कि उनसे चाहे उनसे हवा थोड़ी जाती है, लेकिन है तो बहुत ज्यादा ना। तो नॉर्मली यानी कि रेजिस्टेंस जो है ना, वो आपकी ब्रोंकाई या बड़े बड़े ब्रोंक्यूज की वजह से होती है, छोटे ब्रोंक्यूज की वजह से, टर्मिनल ब्रोंक्यूज की वजह से नहीं होती, क्योंकि वो तो ठीक है ना, बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन जब डिजीज होती है तब मजेदार बात यह है कि तब जो एयर फ्लो रेजिस्टेंस होती है ना, वो इन छोटों छोटी की वजह से होती है। स्मॉलर ब्रोंक्यूज प्ले ग्रेटर रोल इन एयर फ्लो रेजिस्टेंस, इसीलिए हम जो बार बार कहते हैं ना ब्रोंक्यूलर कंस्ट्रिक्शन, आप लोगों ने कभी नोट किया है कि हम जो कह रहे होते हैं ब्रोंक्यूलर कंस्ट्रिक्शन, जो मैं बार बार अस्थमा पर पढ़ा रहा था, जब वो अस्थमा वाला टॉपिक याद करो, तो बार बार ब्रोंक्यूलर कंस्ट्रिक्शन क्यों कहते हैं? क्या क्या वजह, कभी सोचा नहीं आप लोगों ने? तो उसकी वजह ये है कि उसकी वाल जो है वो, पहली बात तो है उसकी वाल इंटायरली इंटायरली उसका नाम क्या है, स्मूथ मसल की है। फिर दूसरी वजह ये है कि वो छोटे होते हैं ना, तो उनके अंदर थोड़ा सा एडिमा हुआ उसकी वाल के अंदर, या फिर मस्कुलर कंट्रैक्शन हुई, या फिर उसमें म्यूकस आ गया उसके ल्यूमन में, उन्होंने तो बंद हो जाना फौरन। बड़े ने तो नहीं जल्दी बंद होना, आपने बड़े रोड को ब्लॉक करना मजाक है। चलो ठीक है, नॉर्मली नॉर्मली यानी कि नॉर्मली रेजिस्टेंस बड़ों की वजह से होती है, लेकिन डिजीज की वजह से मसला छोटों में ज्यादा होना है। गली के अंदर आपने एक स्कूटर ही खड़ा कर दिया तो गली बंद हो जाती है। लेकिन ये है कि जो आपने, ठीक है, थोड़ा सा म्यूकस आया, जो वाल थोड़ी सी, ठीक है ना, थोड़ी सी हो गई, तो क्या हो जाएगा, एयर फ्लो रेजिस्टेंस बिकॉज ऑफ मच देयर स्मॉल साइज, बिकॉज दे आर रेडिली इजीली ओक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई कि डिजीज के केस में इनकी वजह से होना है, लेकिन नॉर्मली चूंकि उनका नंबर बहुत ज्यादा होता है, तो नॉर्मली जो हो रही होती है ना रेजिस्टेंस, वो बाकियों की वजह से, उनकी वजह से ज्यादा आ रही होती है, क्योंकि वो होते थोड़े से हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है बात समझ आ गई होगी, है ना। अच्छा जी, अब यहाँ पे और देखें जी, और क्या है कि जो सिंपैथेटिक नर्व्स जो है ना, उन्होंने जो डायरेक्ट कंट्रोल करना होता है ना ब्रोंक्यूल्स को, ठीक है, वो होता है थोड़ा, ठीक है ना,